हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एडु ज्ञान केंद्र। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल शुरू कर दिया था। ये नए वाले एनसीईआरटी में है, पुराने वाले नए वाले में नहीं है, पुराने वाले में है, पर हम लोग पढ़ लेंगे। हो सकता है कि इससे क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि पिछली बार बना था। उससे पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए और बताइए कि यहाँ 40 मार्क्स का तैयारी फ्री में हो रहा है। दूसरा कि डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उससे जरूर से जुड़ जाइएगा, क्योंकि टीचिंग संबंधी सारे मटेरियल और सारे सवालों के जवाब आपको वहीं पे दिए जाएंगे। तो चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक नया टॉपिक। क्या है? अव्यवस्थित से व्यवस्थित करना। अव्यवस्थित से व्यवस्थित करना, मेंडलीव की आवर्त सारणी। अव्यवस्थित चीजें अव्यवस्थित थी, फिर उनको व्यवस्थित कर दिया गया और एक पीरियोडिक टेबल में उनको अच्छे से अरेंज कर दिया गया, ताकि उन्हें पढ़ने में किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो। तो देखिए क्या कह रहा है कि न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत के अस्वीकार होने के बाद भी कई वैज्ञानिकों ने ऐसे प्रारूपों की खोज जारी रखी जिससे तत्वों के गुणधर्मों का उनके परमाणु द्रव्यमान के साथ संबंध स्थापित हो सके। क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है कि न्यूलैंड्स का जब अष्टक सिद्धांत अस्वीकार हो गया, उसके बाद भी कई वैज्ञानिक क्या करते थे, मतलब ऐसा ऐसा प्रारूप ऐसे ऐसे खोजते थे, ऐसे ऐसा मतलब प्रयोग करते रहते थे कि, और वो ये सोचते थे कि तत्वों का जो गुणधर्म है ना, वो परमाणु द्रव्यमान का कुछ ना कुछ तो रिलेशन है। वो अपने एक्सपेरिमेंट में ये सोचते रहते थे कि कुछ ना कुछ रिलेशन तो परमाणु द्रव्यमान का है। किससे है? तो भैया इससे है, क्या बोलते हैं इसको, इससे, उसके एटॉमिक नंबर से कुछ ना कुछ तो है। तो वो क्या करते थे, इसके बारे में अध्ययन करते रहते थे। इवन कि जब यहाँ देखिए अष्टक नियम जो है वो क्या हो गया, फ्लॉप हो गया। अष्टक नियम फ्लॉप होने के बाद भी, अष्टक नियम आपसे क्वेश्चन अगर ये पूछ देगा अष्टक नियम किसने दिया था, तो न्यूलैंड्स ने दिया था। न्यूलैंड्स के अष्टक नियम फ्लॉप होने के बाद भी लोगों ने अपना प्रयास जारी रखा। कह रहा है कि तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय रूसी वैज्ञानिक दमित्री इवानोविच मेंडलीव को जाता है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय किसको जाता है, तो मेंडलीव को जाता है। लेकिन मेंडलीव का कभी कभी पूरा नाम भी आपसे पूछ सकता है कि मेंडलीव का पूरा नाम क्या है, तो दमित्री इवानोविच मेंडलीव। याद रखिएगा क्या है, दमित्री इवानोविच मेंडलीव। यहां से यहां तक आप एक कॉपी में लिख के अच्छे से देख लीजिए क्या है, दमित्री इवानोविच मेंडलीव। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए आगे क्या कह रहा है कि तत्वों के आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास का उनका मुख्य योगदान रहा। तत्वों का जो आवर्त सारणी का प्रारंभिक विकास हुआ ना, शुरुआती विकास जो हुआ, उसमें किसका योगदान रहा, तो उसमें मेंडलीव का योगदान रहा। याद रखिएगा, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ दे कि तत्वों के आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में किनका महत्वपूर्ण योगदान रहा, तो मेंडलीव का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने अपनी सारणी में तत्वों को उनके मूल धर्म, परमाणु द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्मों में समानता के आधार पर व्यवस्थित किया। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि तत्व, वो जो आवर्त सारणी बनाए थे उन्होंने मेंडलीव ने तत्वों को किस तरह अरेंज किया था। तो किस तरह से अरेंज किया था, यहाँ पे देखिए किस तरह से अरेंज किया था। पहला तो उन्होंने ले लिया था क्या, परमाणु द्रव्यमान को ले लिया था। ठीक है, पहला उन्होंने परमाणु द्रव्यमान को ले लिया, और दूसरा क्या ले लिया था, रासायनिक। यहाँ देखिए रासायनिक गुणधर्म। दो चीज वो लेके चले थे, एक तो परमाणु द्रव्यमान लेके चले थे और दूसरा रासायनिक गुणधर्म लेके चले थे। ठीक है, तो मेरा ये नोट्स बनाने का तरीका देखिए, ये हम साइड में पेंसिल से लिख देते थे। आप भी कोशिश कीजिए किसी तरह लिख दीजिए, टाइम भी कम खाएगा और रिवीजन में आपको काफी मदद पहुंचाएगा। ठीक है, दमित्री इवानोविच मेंडलीव, याद रखिएगा ये उनका पूरा नाम था। ठीक है, मेंडलीव के बारे में यहाँ पे दिया हुआ ये बॉक्स में, आप धीरे धीरे चाहे तो उसे पढ़ सकते हैं। आगे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन तो नहीं बोल सकते, टॉपिक क्या है। जब मेंडलीव ने अपना कार्य प्रारंभ किया था तो 63 तत्व ज्ञात थे। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि जब मेंडलीव ने ये क्या बोलते हैं, मेंडलीव ने तत्वों का आविष्कार, मतलब तत्व आवर्त सारणी का खोज किया था, तो उस समय कितने तत्व ज्ञात थे, कितने तत्व ज्ञात थे। ये अगर आपसे पूछा जाए कितने तत्व ज्ञात थे भैया, तो आप क्या बताएंगे कि कितने के तत्व ज्ञात थे, तो 63 तत्व ज्ञात थे। जब मेंडलीव ने अपना कार्य प्रारंभ किया था, 63 तत्व ज्ञात थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा है। उन्होंने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान तथा उनके भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म के बीच संबंधों, क्या कह रहा है, उन्होंने क्या किया, तत्वों के परमाणु द्रव्यमान उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के बीच संबंधों का अध्ययन किया। क्या किया, अध्ययन किया।
अध्ययन किया। रासायनिक गुणधर्मों के अंतर्गत तत्वों का ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिकों का अध्ययन केंद्रित किया। क्या क्या रासायनिक गुणधर्मों के लिए वो क्या क्या मेंडलीफ ने तत्वों का किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ और हाइड्रोजन के साथ, यहाँ देखिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ संबंध के साथ बनने वाले यौगिकों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। वो देखा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ तत्व जो है किस तरह से रिएक्ट करता है और वो क्या व्यवहार शो करता है। उन्होंने ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन का इसलिए चुनाव किया क्योंकि ये अत्यंत सक्रिय तथा अधिकांश तत्वों के साथ यौगिक बनाते हैं। अब क्वेश्चन ये भी आपसे पूछ सकता है कि आखिर हाइड्रोजन ही और ऑक्सीजन को ही क्यों चूज किया। ये जो आपका मेंडलीफ है ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ही क्यों चूज किया और किसी तत्व को क्यों नहीं चूज किया। तो उनका ये कारण था कि क्या है, अत्यंत सक्रिय तत्व है और अधिकांश तत्वों के साथ ये क्या कहते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ये टेंडेंसी होता है कि ये अधिकांश तत्वों के साथ आसानी से यौगिक बना लेते हैं। इसीलिए ये इन तत्वों का शुरुआत किया कि ये आसानी से यौगिक बना लेंगे और उनको आसानी होगा इनका केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी ज्ञात करने में। क्या करा, देखिए तत्व के बनने वाले हाइड्राइड एवं ऑक्साइड के सूत्र को तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुणधर्म माना। तत्व के से जो अभिक्रिया करेगा हाइड्रोजन, उसे हाइड्राइड और ऑक्साइड के मूल सूत्र के तत्वों को, मतलब उसे जो हाइड्राइड और ऑक्साइड का जो सूत्र बना ना, उसका तत्वों के वर्गीकरण में यह ऑक्साइड और हाइड्राइड का जो है बहुत बारीकी से अध्ययन किया और उसको भी एक गुणधर्म माना, ये भी अपना एक गुणधर्म माना। जब ये क्या कर रहा था, तत्वों का वर्गीकरण कर रहा था ना, उसमें ये सिर्फ ये नहीं लिया कि उसका परमाणु भार ही नहीं लिया, वो क्या लिया, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जो ऑक्साइड बनाया और हाइड्राइड बनाया, सूत्रों के तत्वों के वर्गीकरण के मूलभूत गुणधर्म माना गया। ऑक्साइड और हाइड्राइड के सूत्र को भी वर्गीकरण का मूलभूत इकाई माना। फिर उन्होंने 63 कार्ड लिए। उन्होंने कितना कार्ड लिया, 63 कार्ड लिया एवं प्रत्येक कार्ड पर अलग अलग तत्वों के गुणधर्मों को लिखा। वो 63 कार्ड लिया और अलग अलग गुणधर्म के तत्व को, जो अलग अलग गुणधर्म है उसको 63 कार्ड पर लिखा। उन्होंने समान गुणधर्म वाले तत्वों को अलग कर दिया। उन्होंने क्या किया, उसमें जो उसको समान गुणधर्म वाला तत्व लिया उसको अलग कर दिया। इन तत्वों को पिन लगाकर दीवार पर लटका दिया। क्या क्या, इन तत्वों को जो 63 कार्ड पर सभी का गुणधर्म लिख दिया, उसमें जो सिमिलर आया उसको पिन लगा के दीवार पर लटका दिया। उन्होंने देखा कि अधिकांश तत्वों का आवर्त सारणी में स्थान मिल जाता है। क्या कह रहा है, उन्होंने देखा कि अधिकांश तत्वों का क्या आवर्त सारणी में स्थान मिल जाता है तथा अपने परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में ये तत्व व्यवस्थित हो गए हैं। वो क्या क्या, देखिए 63 कार्ड लिया, सब में गुणधर्म लिया और पिन लगा के अरेंज करना शुरू कर दिया। तो वो देखा कि एक पीरियोडिक टेबल के रूप में वो अरेंज भी हो गए। और वो कैसे अरेंज हुए, देखो कैसे, ध्यान में देने वाली बात है, वो कैसे अरेंज हुए। यहाँ पे देखिए परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में अरेंज हुए। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ दे कि वो किस क्रम में अरेंज हुए, तो वो किस क्रम में अरेंज हुए, तो ध्यान रखिएगा परमाणु द्रव्यमान के किस क्रम में अरेंज हुए, आरोही क्रम में अरेंज हुए। किस क्रम में अरेंज हुए, तो भैया आरोही क्रम में अरेंज हुए। यहाँ पे ध्यान देखिए, ये वाला हिस्सा आरोही क्रम में क्या हुए, अरेंज हुए, ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, आरोही क्रम में ये तत्व व्यवस्थित हो गए। ये तत्व क्या, आरोही क्रम में व्यवस्थित हो गया। यह भी देखा गया कि समान भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म वाले विभिन्न तत्वों की एक निश्चित अंतराल के बाद फिर आ जाते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या किया गया, जब व्यवस्थित हो गया, यह भी देखा गया, क्या देखा गया, कि समान भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म वाले विभिन्न तत्व एक निश्चित अंतराल के बाद फिर आ जाते हैं। एक निश्चित समय के बाद, एक निश्चित तत्व के बाद फिर वही गुणधर्म रिपीट हो जा रहा है। वो ये चीज ऑब्जर्व किया। कैसे ऑब्जर्व किया, देखिए सपोज कीजिए कि पहला का 10वां से मिला, तो फिर वो देख रहा है कि 10वां का किसे मिल रहा है, 20वां से मिल रहा है। ठीक है, तो एक निश्चित गुणधर्म के बाद वो फिर से रिपीट होने लगता है उसका व्यवहार। ठीक है, ये कहना चाह रहा वो। इसी आधार पर मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाई। इसी आधार पर मेंडलीफ क्या है, आवर्त सारणी का निर्माण कर दिया, जिसका सिद्धांत है तत्वों के गुणधर्म उस आवर्त सारणी में जो तत्व है उनका जो गुणधर्म है, उनका जो कैरेक्टरिस्टिक है, क्या है, उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। उनके परमाणु द्रव्यमान के क्या होते हैं, आवर्त फलन होते हैं। इसका मतलब है कि ये जो कहना चाह रहा है कि उनका गुणधर्म किस पे डिपेंड करता है, परमाणु द्रव्यमान पर डिपेंड करता है। आपसे ये पूछा जाएगा कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी में उन्होंने तत्वों को किसके अनुकूल अरेंज किया था, किसके अनुकूल अरेंज किया था, उनके परमाणु द्रव्यमान और कैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर पे क्या होगा, किया था। अगर आप पीरियोडिक टेबल देखें तो आप देखे होंगे कि पीरियोडिक टेबल में ऐसा नहीं है
कि 100 नंबर वाला जो है पहले है और उसके बाद उसके बाद वाला है, नहीं, क्या कौन है, पहले है 1, फिर है 2, फिर है 3। तो वो किस तरह से अरेंज किया है, वो अरेंज किया है आपका आरोही क्रम में, मतलब बढ़ते क्रम में। देखिए मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ को ग्रुप, ऊर्ध्व स्तंभ ऐसे ऐसे खड़ा खड़ा वाला स्तंभ जो है उसको ग्रुप कहा गया, ध्यान में रखिएगा, और क्षैतिज पंक्तियों को पीरियड्स या आवर्त कहे। आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि आवर्त सारणी में, मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ को क्या कहा जाता है, ऊर्ध्व स्तंभ को क्या कहा जाता है, तो ग्रुप कहा जाता है। याद रखिएगा ऊर्ध्व स्तंभ को क्या कहा जाता है, ग्रुप कहा जाता है। वहीं अगर आपसे ये क्वेश्चन बना दे कि क्षैतिज पंक्तियों, मेंडलीव के क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाएगा, तो मेंडलीव के क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाएगा, पीरियड कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, पीरियड या आवर्त कहा जाएगा। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ये देखिए ये मेंडलीव की आवर्त देख रहे हैं, ठीक है, हेड्राइट, ये देखिए यहीं पे आपको दिखा देता है ऑक्साइड और हेड्राइट है कि नहीं, ऊपर में सबसे ऊपर देखिए ऑक्साइड, फिर हेड्राइट, फिर आवर्त सारणी, फिर ये देखिए सारे तत्व हैं। देखिए आगे कुछ इंपॉर्टेंट कह रहा है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी 1872 में जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि मेंडलीव का आवर्त सारणी जर्मन पत्रिका में कब प्रकाशित हुई, तो 1872 ईस्वी में प्रकाशित हुई, ठीक है। आगे है स्तंभ के शीर्ष पर ऑक्साइड और हाइड्राइड सूत्र अंग्रेजी का अक्षर आर समूह के किसी भी तत्व को दर्शाता है। आपको पूछ सकता है कि मेंडलीव का जो आवर्त सारणी था उसके शीर्ष में कौन था, तो उसके शीर्ष में कौन था, याद रखिएगा हाइड्राइड और ऑक्साइड है। ऑक्साइड के सूत्र अंग्रेजी अक्षर आर के समूह आर समूह के किसी भी तत्व को दर्शाता है, किसी भी तत्व को वो दर्शा सकता है। आर समूह किससे डिनोट किया गया था आर से, वो किसी भी तत्व को दर्शा सकता है, ये बात याद रखिए, वो जनरल रूप है। सूत्र को लिखने के तरीके पर ध्यान दीजिए, सूत्र को लिखने पर तरीके पर ध्यान देने कह रहा है, क्या देने कह रहा है, उदाहरण के लिए कार्बन के हाइड्राइड CH4 को RH4 तथा उसके ऑक्साइड CO2 को RO2 लिखा गया है। कह रहा है कि लिखने के पैटर्न पर ध्यान दीजिए, कार्बन का जब हाइड्राइड लिखने का बारी आया तो यहाँ क्या लिखा गया, RH4 लिखा गया, और जब ऑक्साइड लिखने का बारी आया तो क्या लिखा गया, RO2 लिखा गया। तो यही R, वो कह रहा था कि R एक कॉमन मेटल है और किसी को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, याद रखिएगा। कह रहा है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियां काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए, इससे कई बार क्वेश्चन बन जाता है। आवर्त सारणी व्यवस्थित करते समय मेंडलीव को सारणी के अधिक द्रव्यमान वाले तत्वों को कभी कभी कम द्रव्यमान वाले तत्वों से पहले रखना पड़ा। देखिए क्या कह रहा है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है कि मेंडलीव साहब जब बना रहे थे आवर्त सारणी व्यवस्थित करते समय, क्या हुआ, मेंडलीव साहब को व्यवस्थित करते समय मेंडलीव को सारणी के अधिक द्रव्यमान वाले तत्व को कभी कभी कम द्रव्यमान वाले तत्व से पहले रखना पड़ा। आप सुने होंगे कि आवर्त सारणी में मेंडलीव क्या क्या था, बढ़ते क्रम में रखा था कि नहीं, बढ़ते क्रम में, अभी हम लोग देखे आरोही क्रम में रख दिया उसको, ठीक है, बढ़ते क्रम में रख दिया। यहाँ पे कह रहा है लेकिन कुछ कुछ जगह पे क्या हुआ कि कभी कभी कम द्रव्यमान वाले तत्व को पहले रखा गया। क्या हुआ, कम द्रव्यमान, अधिक द्रव्यमान वाले तत्व को कभी कभी कम द्रव्यमान वाले तत्व से पहले, अधिक द्रव्यमान वाले तत्व को कम द्रव्यमान से कभी कभी पहले रखना पड़ा। क्यों रखना पड़ा, क्रम इसलिए पलटना पड़ा ताकि समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रखा जा सके। ये क्रम मेंडलीव साहब ने इसलिए पलटा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि क्यों पलटा भाई, तो इसलिए पलटा ताकि समान गुणधर्म वाले तत्वों को क्या रखे, एक साथ रखना पड़े। अगर वो ऐसा नहीं करते और अपने जिद पे रहते कि हम जो है नहीं करेंगे ऐसा और केवल यही रखेंगे, बढ़ते क्रम में ही रखेंगे, तो समान गुणधर्म वाला एक साथ नहीं रह पाता, ताकि एक साथ रह सके। उदाहरण के लिए देखिए, आपको उदाहरण के लिए कह रहा है, कोबाल्ट परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान 58.9, सारणी में निकेल परमाणु द्रव्यमान कितना है, 58.7 से पहले है, ठीक है। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि निकेल जो है वो कोबाल्ट किससे पहले है, तो किससे पहले है, निकेल से पहले, जबकि उसका परमाणु द्रव्यमान क्या है, इससे ज्यादा है, ठीक है। सारणी 4.5 देखकर आप ऐसा ही एक अन्य विघटित ढूंढ सकते हैं। कह रहा है इसके अतिरिक्त मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़े। देखिए पहले तो क्या किया कि एकदम ऐसे ब्लाइंडली अरेंज नहीं कर दिया कि बढ़ते क्रम में सबको रखते जा रहे, नहीं, वो थोड़ा सा दिमाग लगाया, देखा कि अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे भी करना पड़ सकता है, किसी का द्रव्यमान ज्यादा है तो उसको पहले भी रख सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि गुणधर्म मैच करना चाहिए, उसका गुण क्या होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक मैच करना चाहिए। इसलिए क्या किया, वो
कम द्रव्यमान वाले को बाद में रख दिया और पहले द्रव्यमान वाले को, ज्यादा द्रव्यमान वाले को पहले रख दिया। उसके बाद आप क्या देखा है, मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़े। बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन बनता है कि मेंडलीव ने अपने स्थान पर रिक्त स्थान क्यों छोड़े थे, मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में रिक्त स्थान क्यों छोड़े थे। देखिए रिक्त स्थान, इन रिक्त स्थानों को दोष के रूप में देखने के बजाय मेंडलीव ने दृढ़तापूर्वक कुछ ऐसे तत्वों के अस्तित्व का अनुमान किया जो उस समय ज्ञात नहीं था। मेंडलीव क्या किया, अपने आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिया। रिक्त स्थान छोड़ा तो वो घबराया नहीं कि रिक्त स्थान छोड़ गया, ठीक है। दूसरा आदमी रहता, हम लोग रहते तो क्या होते, घबरा जाते कि भाई ये रिक्त स्थान छूट गया, कैसे होगा, अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन मेंडलीव का अनुमान इतना सटीक था, स्टडी उनका इतना अच्छा था कि वो उनको पता था कि भविष्य में कुछ कुछ तत्व खोजे जाएंगे। तो अगर आपको क्वेश्चन ये पूछ दे कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में रिक्त स्थान क्यों छोड़ा गया था, तो मेंडलीव के आवर्त सारणी में रिक्त स्थान इसलिए छोड़ा गया था कि भविष्य में कुछ तत्व खोजे जाएंगे और उनको बिना किसी छेड़छाड़ के पीरियोडिक टेबल में क्या कर जाएगा, रख दिया जाएगा। यहाँ देखिए तो क्या करा, दोष के बजाय मेंडलीव ने दृढ़तापूर्वक कुछ ऐसे तत्वों के अस्तित्व का अनुमान किया जो उस समय ज्ञात नहीं था। उस समय ज्ञात नहीं था, वो उसको पता था कि भविष्य में खोजा जाएगा। इनका नामकरण उन्होंने समूह के पहले आने वाले तत्व के नाम पर एका उपसर्ग लगाकर किया। उन्होंने क्या किया, एका उपसर्ग लगा दिया। एका उपसर्ग लगा दिया, क्या लगा दिया, मतलब तत्व के जो पहले उस ग्रुप में जो पहला तत्व था ना, उसके नाम के आगे क्या कर दिया, एका उपसर्ग लगा दिया और छोड़ दिया कि भविष्य में जब भी इन तत्वों के बारे में पता चलेगा हमें, तो हम क्या करेंगे, इनके बारे में, कहाँ गया, एका, एका लगा देंगे और जब भी हमको पता चलेगा तो उसके बारे में उसका नामकरण फिर बाद में कर दिया जाएगा। उसके हिसाब से उनको पहला तत्व, ग्रुप का पहला तत्व के नाम पर रख दिया। जैसे देखिए कैसे, जैसे बाद में ज्ञात होने वाले स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम के गुणधर्म क्रमशः एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम और एका सल्यूमिनियम के, एका सिलिकॉन के समान मेंडलीव द्वारा अनुमानित एका एल्यूमिनियम तथा बाद में ज्ञात गैलियम के गुणधर्म को सारणी 5.5 में सूचीबद्ध कर दिया गया है। आप देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बाद में ज्ञात होने वाले तत्व को पहले मेंडलीव ने किस नाम से रख दिया था, तो पहले ग्रुप का पहला एलिमेंट के साथ एका, एका लगा के वो रख दिया था, ठीक है। जैसे बाद में ज्ञात होने वाले स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम के गुणधर्म क्रमशः एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन के समान थे। किसके समान थे, जो बाद में, जैसे देखिए बाद में स्कैंडियम जो हुआ उसका कैसा था, बोरोन के साथ था। स्कैंडियम, यहाँ देखिए स्कैंडियम, और उसका किसके था, बोरोन के साथ था। वहीं जब हम बात करेंगे यहाँ पे क्या है, गैलियम, गैलियम का किसके साथ था, देखिए गैलियम का किसके साथ पर मिला, एल्यूमिनियम के साथ मिला। वहीं जब जर्मेनियम का बात करेंगे तो किसके साथ मिला, सिलिकॉन के साथ मिला। और ये क्या किया था, मेंडलीव पहले ही जानता था और उसके बारे में क्या कर दिया था, वह जगह छोड़ दिया था। आगे देखिए क्या कह रहा है कि इससे मेंडलीव की आवर्त सारणी की परिशुद्धता और उपयोगिता के ठोस प्रमाण मिल गए। इसकी क्या हुआ, परिशुद्धता और उपयोगिता के ठोस प्रमाण मिल गया। पर मेंडलीव ने कुछ गलत नहीं किया, उन्होंने ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया कि भविष्य में जब कुछ ऐसे तत्व खोजे जाएंगे तो उनको बिना छेड़छाड़ के इसमें रख दिया जाएगा। इसके अलावा मेंडलीव के अनुमान का असाधारण सफलता के कारण रसायनज्ञों ने उनकी आवर्त सारणी को न केवल स्वीकार किया परंतु उनको इस सिद्धांत की अवधारणा के सृजन भी माना। क्योंकि लोग बहुत इससे इंप्रेस हो गए कि आखिर कैसे मेंडलीव ने पहले ही जान लिया था कि एका नाम लगा देंगे तो वो वाला तत्व जब मिलेगा तो उसमें अरेंज हो जाएगा। तो क्या हुआ, लोग उनके काफ़ी तारीफ किया और न केवल स्वीकार किया बल्कि इनके सिद्धांत का अवधारणा का सृजन भी माना। कि पीरियोडिक टेबल के जन्मदाता कौन थे, मेंडलीव थे। उत्कृष्ट गैसें जैसे हीलियम, नियोन, ऑर्गन का पहले भी कई स्तंभ उल्लेख किया गया, ठीक है, पहले भी कई संदर्भ में उल्लेख किया गया। और अक्रिय गैस जो हीलियम, नियोन, ऑर्गन का भी कई बार उल्लेख मेंडलीव किए थे। इन गैसों का पता देर से चला क्योंकि ये अक्रिय हैं। अक्रिय गैसों का देर से पता चला, क्यों देर से पता चला, क्योंकि अक्रिय है ना, किसी से जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं। जब तक किसी से जल्दी रिएक्ट नहीं करेंगे तो कैसे इनके बारे में पता चलेगा। वायुमंडल में इनकी मात्रा बहुत कम है, वायुमंडल में इनकी मात्रा क्या है, बहुत कम है। ये बात याद रखिएगा कि जो अक्रिय गैस है ना उनका वायुमंडल में मात्रा क्या है, बहुत कम है, ये कह रहा है। मेंडलीव की आवर्त सारणी की एक विशेषता यह भी थी कि जब इन गैसों का पता चला तब पिछली व्यवस्था को छेड़े बिना इनकी नए समूह में रख दिया गया। आपको क्वेश्चन बनाया गया, पूछा जाएगा कि मेंडलीव की एक विशेषता बताइए जिसमें एक नए ग्रुप को बिना छेड़े रख दिया गया। तो कौन सा था, वो इनर्ट गैस का ग्रुप था जिसको बिना छेड़े ही क्या कर दिया गया, मेंडलीव के ग्रुप में समाविष्ट कर दिया गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं हुआ इसको, मेंडलीव के ग्रुप में अक्रिय गैस को रखने के में।
आगे देखिए कह रहा है कि मेंडलीव के वर्गीकरण की सीमाएं, लिमिटेशंस, क्या सब कमियां रह गई मेंडलीव, हर एक आदमी में कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं, उसी तरह मेंडलीव के आवर्त सारणी में भी कुछ कमी रह गई। देखिए क्या कमी है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विन्यास क्षार धातुओं से मिलता है, ठीक है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो किससे मिलता है, क्षार धातुओं से मिलता है। क्षार धातुओं की भांति हाइड्रोजन भी हैलोजन, ऑक्सीजन और सल्फर के साथ जैसे सूत्र वाले यौगिक बनाते हैं, जैसा कि हमें दिखाया गया है, यहाँ पे दिखाया गया है। वो कह रहा है क्या हुआ, देखिए दूसरी ओर हैलोजन की भांति हाइड्रोजन भी द्विपरमाणु अणु के रूप में पाया जाता है। मतलब द्विपरमाणु, हाइड्रोजन अकेले नहीं रहता है, दो परमाणु के साथ रहता है। धातुओं एवं अधातुओं के साथ सहसंयोजी यौगिक बनाता है। सहसंयोजी क्या करता है, यौगिक बनाता है। देखिए निश्चित रूप से आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को नियत स्थान नहीं दिया जा सकता है। हाइड्रोजन को निश्चित स्थान नहीं दिया जा सकता है आवर्त सारणी में। क्यों नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि उसका कुछ रूप कैसे मिलता है, हैलोजन के साथ भी मिलता है। याद रखिए वो द्विपरमाणु भी होता है, तो उसका एक निश्चित स्थान देना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसका संरचना इनर्ट गैस जैसा भी होता है और हैलोजन जैसा भी होता है। यह मेंडलीव की आवर्त सारणी की पहली कमी थी कि वह अपनी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को स्थान नहीं दे पाए, ठीक है। तो आप ध्यान से इसका नोट्स बना के लिख लीजिएगा कि आवर्त सारणी की कमी अगर पूछा जाए कि मेंडलीव की आवर्त सारणी की क्या कमी थी, तो क्या कमी थी कि मेंडलीव की आवर्त सारणी की ये सबसे बड़ी कमी थी कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में किसको स्थान नहीं दिया गया, बताइए। मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को स्थान नहीं मिल पाया, क्योंकि इसका कुछ गुण आपको मिलता था अक्रिय गैस से जैसा भी, और कुछ गुण किससे मिलता था, हैलोजन जैसा भी द्विपरमाणु होता था। मेंडलीव के तत्वों के आवर्त वर्गीकरण तैयार होने के पर्याप्त समय बाद समस्थानिकों का पता चल गया। हम जानते हैं कि किसी भी तत्व के समस्थानिकों का रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, लेकिन उनके परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। कह रहा क्या है, समस्थानिक का क्या होता है, रासायनिक गुणधर्म उसका समान होता है, लेकिन उसके परमाणु द्रव्यमान क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न परमाणु द्रव्यमान क्या होता है उनका, भिन्न भिन्न होता है। इस प्रकार देखिए आगे कह रहा है कि इस प्रकार सभी तत्वों के समस्थानिक मेंडलीव के आवर्त सारणी नियम के लिए एक चुनौती थे। आवर्त सारणी के समस्थानिक को जो है मेंडलीव के आवर्त सारणी में रखना भी एक वो क्या हुआ, बहुत कठिन कार्य हो गया। दूसरी समस्या यह थी कि एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर आगे बढ़ने पर परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ते थे। और दूसरा क्या होता था, एक तत्व से दूसरे तत्व जब जाते थे परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ता था। पहले ही आपको बता दिए कि कुछ उलटफेर भी किए थे मेंडलीव, इसलिए यह अनुमान लगाना कठिन हो गया कि दो तत्वों के बीच कितनी तत्व खोजे जा सकते हैं। इसलिए यह क्या हो गया, अनुमान लगाना कठिन हो गया कि दो तत्वों के बीच कितना तत्व खोजा जा सकता है। विशेषकर जब हम भारी तत्वों पर विचार करते हो तो कठिनाई आती है। जब भारी तत्व पे हम लोग विचार करने गए तो क्या आ गया, कठिनाई आने लगा। तो इस तरह से हमारा ये क्या हुआ, चैप्टर आज यहीं पे इतना टॉपिक ख़त्म हो गया। बाकी हम लोग अगले क्लास में करेंगे। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो भाई को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।